जिनेन्द्र पंडित जी। मेरा प्रश्न ये है कि गुणों में जो उसमें एक समय में जो काम होने वाली पर्याय है उसको हम अर्थ पर्याय कहते हैं। तो क्या छद्मस्तों के अर्थ पर्याय शुद्ध ही होती है? सही है, बढ़िया है। आपने अच्छा प्रश्न पूछा। ये मैं आपसे प्रति प्रश्न करना चाहता हूँ, आपने कहाँ पढ़ा ये? ये पंडित जी हमारे पास एक प्रश्न आया था ऐसा का ऐसा। तो ये मुझे खुद ही समझ में हमें नहीं आ रहा था, तो हमने ऐसा का ऐसा ही पूछा आपसे। फिर ठीक है। तो फिर मैं उसके पहले का थोड़ा पूरा बताता हूँ, फिर इस पर आता हूँ। ऐसा है कि जैसे हम जब ये अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके संदर्भ में सामान्य रूप से जैसे अपन जो परिभाषा पढ़ते हैं ना, ये तो लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका है, ये मेरे ख्याल से आप सबने पढ़ी होगी। तो ये जो प्रश्न आया है, और इसमें यदि आप व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय की परिभाषा देखेंगे, तो इसमें आपको थोड़ी अलग परिभाषा मिलेगी, है ना। जैसे आपको थोड़ा बहुत ख्याल में होगा, प्रमेयत्व गुण की बात है। प्रमेयत्व प्रदेशत्व, ठीक। हाँ, प्रदेशत्व गुण की बात है कि जो व्यंजन पर्याय है उसमें प्रदेशत्व गुण की मुख्यता होती है, और जो अर्थ पर्याय है उसमें प्रदेशत्व के अलावा बाकी गुणों की मुख्यता होती है। हमने यहाँ पर ये परिभाषा पढ़ी थी। पर आगम बहुत विशाल है, और आचार्यों ने सबका वर्णन अलग अलग किया है। मतलब किसी आचार्य ने किसी रूप में वर्णन किया है, किसी आचार्य ने किसी रूप में वर्णन किया है। तो यहाँ पर जो हमने ये प्रदेशत्व गुण वाली बात की है, ये एक एक दृष्टि वाला है, मतलब एक एंगल से एक आचार्य ने कहा है। और भी आचार्यों ने बहुत सारे इसके संदर्भ में कथन किए हैं, है ना। जैसे कुछ आचार्य कहते हैं कि जो सूक्ष्म चीजों को देखे, वो सूक्ष्म चीजों को देखने वाला है अर्थ पर्याय, है ना। मतलब जो हम सूक्ष्म चीजों को देखते हैं या सूक्ष्म पर्याय को देखते हैं, वो सूक्ष्म पर्याय है अर्थ पर्याय। और एक ने कहा, दूसरी साइड कहा व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय क्या? जो हम स्थूल रूप से देखें, वो व्यंजन पर्याय है। फिर ऐसी, मतलब अलग अलग, क्योंकि आचार्य को जहां पे जैसा कॉन्सेप्ट दिखा उन्होंने वैसा वहां पर स्पष्ट कर दिया। मतलब उनको जो बात समझानी है, उसको समझाने में जो सहायक बना उन्होंने वो लिखा। ऐसे ही फिर एक जगह आके कहा कि व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय को कैसे विभाजित करें। तो वहां पर कहा कि द्रव्य पर्याय, तो द्रव्य पर्याय को तो उन्होंने व्यंजन पर्याय कह दिया। और फिर कहा जो गुण पर्याय है, गुण पर्यायों को अर्थ पर्याय कह दिया। तो उनको वहां पर वही समझाना था। फिर वहां पे प्रश्न भी ऐसा खड़ा किया कि भैया जब द्रव्य पर्याय पहले से ही थी तो उसको अलग से नाम क्यों दिया, व्यंजन पर्याय? जब गुण पर्याय पहले से ही थी तो उसको अलग से नाम क्यों दिया, तो व्यंजन पर्याय अलग से नाम क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि वैसे सारी बात तो आपकी आ ही जाती है, पर यहाँ पर आचार्य को एक विशिष्ट विशिष्ट चीज को बताना है। जैसे उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अर्थ पर्याय कहा, तो अर्थ पर्याय में उन्होंने पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, पूरे काल से कोई मतलब नहीं है, भूत में क्या है भविष्य में क्या है उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल वर्तमान से मतलब है। तो वर्तमान वाली चीज को देखा, उसको कह दिया अर्थ पर्याय। और जो त्रिकाल को विषय कर रही है, त्रिकाल मतलब पूरा अनादि अनंत वाला नहीं, मतलब भूत, भविष्य, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों को जो विषय कर रही है, वो उन्होंने व्यंजन पर्याय में डाला। और फिर उसमें और सूक्ष्मता में गए, तो सूक्ष्मता में जाने पर उन्होंने कहा कि ये जो अर्थ पर्याय है, ये वास्तव में अर्थ पर्याय को जो केवल एक समय को विषय करे, वो अर्थ पर्याय है। जो हम 7 नयों में पढ़ते हैं, एक ऋजु सूत्र नय करके है ना। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूतनय, इसमें जो चौथे नंबर का है ऋजु सूत्र नय, वो भी केवल एक समय की पर्याय को ही विषय करता है ना। तो जो एक समय की पर्याय को विषय करे, वो हो गया हमारा अर्थनय, सॉरी, ये अर्थ पर्याय, है ना। पर जो केवल एक समय में वर्तमान को ही विषय करे, वो है अ, अर्थ पर्याय। क्यों? एक समय बहुत सूक्ष्म है, तो वो सूक्ष्म वाली बात भी इस पे घटित हो जाती है, और काल वाली बात भी घटित हो जाती है कि भैया वर्तमान काल वाली है। तो यहाँ पर हो गया ये अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय मतलब जो एक समय को विषय करे, और जो गुणों को विषय करे, वो चीजें हैं। तो दोनों ही चीजों को अपन को समझना है प्रश्न के उत्तर पाने के लिए। तो अब जब आपका प्रश्न आया है, प्रश्न में दोनों चीजें हैं कि आपने एक समय भी बोला है और छद्मस्त वाली पर्याय भी बोला है।
तो इसके लिए हमें ये दोनों विवक्षाएं समझने की जरूरत है। जैसे जब मैं बोलूं केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान गुण है। तो हम गुणों में लगाएंगे वहां पे अर्थ पर्याय। बात आ रही है आपको समझ में? तो वहां पर पहले तो हमने अर्थ पर्याय लगाई। अब केवल ज्ञान में भी हम वर्तमान पर्याय, वर्तमान समय को देख रहे हैं, मतलब वो एक समय वाला केवल ज्ञान कैसा है, तीनों लोगों को जानने वाला है, ये हमने देखा। ये हो गया अर्थ पर्याय। अब अर्थ पर्याय के हमने दो भेद किए, एक किया स्वभाव और एक किया विभाव। मतलब जो पूर्णता और एकदम शुद्ध को लक्ष्य कर रहा है, वो तो स्वभाव अर्थ पर्याय हो गई। तो देखिए, ये ज्ञान, ज्ञान में भी केवल ज्ञान था, ये आत्मा, आत्मा का ही गुण है, अर्थ पर्याय। वर्तमान समय को देख रहे हैं, अर्थ पर्याय। और पूरी है और परिपूर्ण शुद्ध है, इसलिए ये स्वभाव अर्थ पर्याय के अंतर्गत जाएगी। ठीक है। दूसरी साइड हम देखें, हमारे जो छदमस्तों का ज्ञान है, छदमस्तों का ज्ञान जो है, अब ये छदमस्तों का ज्ञान, इसमें आप देखें, छदमस्तों का ज्ञान ज्ञान है, गुण है, अर्थ पर्याय के अंदर जाएगा। और उसमें हम छदमस्तों की वो वर्तमान पर्याय को पकड़ रहे हैं, तो अर्थ पर्याय में जाएगा। पर ये जो ज्ञान है अभी हमारा, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये पूरा शुद्ध नहीं है और परिपूर्ण भी नहीं है, इसलिए हमने इसको विभाव में रखा। जैसे ऋजु सूत्र नए में भी आपने वो काल की अपेक्षा पढ़ा होगा, तो ऐसे ही यहाँ पर समझना। तो जो आपने छद्मस्तों का पूछा, छद्मस्तों का किस में जाएगा, तो छद्मस्तों का भी अर्थ पर्याय में ही आएगा, पर अर्थ पर्याय में विभाव अर्थ पर्याय में आएगा, और जो केवल ज्ञान वाला है वो स्वभाव अर्थ पर्याय में आएगा। ऐसा।